बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 35 मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरा क्या है, मुझ पर एक कत्ल का इल्ज़ाम पहले से है। दुश्मन वैसे भी मेरे पीछे लगे हुए हैं और आप ये नहीं कह सकते कि ये दुश्मन मैंने खुद पैदा किए हैं। हकीकत हाल से वाकिफ़ होने के बावजूद आप समझते हैं कि मेरी मदद से आपकी नेक नामी मुतासर होगी, तो साफ बता दीजिए, मैं अपना सामान उठा के कहीं और चला जाता हूँ। मेरी बात का खातिर ख्वाह असर हुआ। जामन रिजवी साहब खड़े हो गए। चलते चलते उन्होंने मेरे कंधे पर थपकी दी। तुम नौजवान, जोशीले और जज्बाती हो। मेरी बात का ये मतलब हरगिज़ नहीं था। मैं तुमसे ये भी नहीं कह सकता कि जाओ जो दिल चाहे करते फिरो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, कानूनी, इखलाकी, घरेलू, बस इनका लिहाज करो और मुझे कुछ नहीं कहना है। वो जाने के लिए मुड़े और फिर रुके। ये गुलाम अली कौन है? 2 मरतबा फ़ोन आ चुका है इसका। तुमसे कोई ज़रूरी बात करना चाहता है। मेरा एक दोस्त है। मैंने उठते हुए कहा, मैं खुद बात कर लेता हूँ। अंदर जाके मैंने गुलाम अली के केमिस्ट भाई की दुकान का नंबर मिलाया। इनाम केमिस्ट किसी ने कहा, मुझे मिस्टर गुलाम अली से बात करनी है। मैंने कहा, मैं सिकंदर बख्त बोल रहा हूँ। अच्छा जी, बड़ा अच्छा हुआ आपने फ़ोन कर लिया। भाईजान फिर आए बैठे थे आपसे बात करने के लिए। सिकंदर साहब। चंद सेकंड बाद गुलाम अली ने फरते जज्बात से लड़ती हुई आवाज़ में कहा, मुझे वो सब मिल गया है। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। मैंने जामन रिजवी साहब को मौजूद पाके गोल मोल बात की। कल फिर कहाँ मिल रहे हो? जहाँ आप कहें सर। मैं तो आज ही हाजिर हो जाता मगर आपसे बात ही ना हो सकी। हाँ भाई, वो हमारी एक अजीज़ है, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। सारा दिन वहीं गुजर गया। खैर, कल गार्डिनिया में आ जाओ। हाँ, शाम का वक्त रख लो या सुबह का? 11 बजे ठीक रहेगा। तो फिर खुदा हाफिज। अगर उसके बाद गुलाम अली ने रिसीवर रख दिया था, मगर मैंने जाहिर किया कि बात जारी है। हाँ अच्छा, कल ही चले जाओगे? एक आध दिन और ठहर जाते यार, गुंजाइश नहीं। फिर तो मजबूरी है। मैंने रिसीवर रख दिया। रिजवी साहब मुतमईन होकर जा चुके थे। उन्हें यकीन आ गया था कि गुलाम अली वाकई कोई ऐसा दोस्त है जो रुखसत होने से पहले आखिरी मुलाकात करना चाहता है। मैं बाहर आया तो राबिया अंधेरा हो जाने के बाद भी वहीं बैठी हुई थी और अकेली थी। मोहसिन कहाँ गया? मैंने बैठते हुए कहा, लेकिन राबिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपके आंसू बहा रही थी। अल्फाज की तसल्ली बेमानी थी। उससे ना नुकसानात की तलाफी हो सकती थी और ना दिल के दर्द को दरमा मिलता। वक्त के ये जख्म वक्त की सच्चाई ही से मंदिमिल हो सकते थे। चुनाचे में खामोश बैठा रहा। ये खामोशी भी लाताल्लुकी या बेइसी नहीं थी। रफाकत और गम गुसारी के, एक दूसरे के दुख को समझने और अपनाने की ख्वाहिश के और देनी हम आहंगी के एहसास ने हमें जज्बात की ज़बान में बात करना और समझना सिखा दिया था। यह ज़बान सदा नहीं सुकूत मांगती थी, जिसमें दिल का हर ख्याली वसीला इज़हार के बगैर दूसरे के दिल में उतर जाए। बकौल शायर, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है वाली बात हो। मेरी एक मजबूरी ये भी थी कि मैं बात करते हुए डरता था। अगर मैं कहता कि राबिया मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने वो खत तुम्हारे पास पहुँचाया था जिसने हमें ज़हनी और जिस्मानी अज़ियत में मुब्तला किया। तुम्हारी अदम मौजूदगी में तुम्हारी माँ मर गई और अभी जस्ते खाकी अपनी अब्दी क़यामगाह तक भी नहीं पहुंचा था कि वो घर ना रहा जिसमें उसकी ज़िंदगी का सबसे तवील और अजीज़ दौर गुजरा। इस सब की सज़ा मुझे मिलनी चाहिए थी कि ना तुम्हें। तो राबिया कहती कि सिकंदर, क्या नाऊज़ बिल्ला तुम दावा कर रहे हो कि मेरा दोस्त तकदीर तुम्हारी तहरीर था या तुम उसको बदलने पर कादर थे? क्या मैं फ़र्ज़ कर लूँ कि तुम्हारी नीयत के खुलूस में खोट है और तुम मेरे खैर ख्वाह नहीं थे? माफ़ी मांग के तुम मुझे और दुखी नहीं देखना चाहते तो ऐसी फजूल बातें मत सोचते रहो। मैंने कहा, इस एहसास के अदाब से मैं कैसे निजात पाऊँ? वो बोली, कोई बात नहीं, कब तक चुप बैठे मेरी सूरत देखते रहोगे? उसने अब अपने आंसू समेट लिए थे। तुमने कुछ सोचा है रिहाइश के मसले पर? मैंने कहा, सोचा था, लेकिन रिजवी साहब ने मुझे मजबूर कर दिया कि मत सोचो। वो बोली, वो मुझे इस घर से जाने नहीं देंगे। इससे बेहतर कोई सूरत नहीं हो सकती। मैंने कहा, तुम यहाँ महफूज रहोगी। जब ये तफ्तीश वगैरह ख़त्म हो जाएगी और हालात मामूल पर आ जाएंगे तो मैं उस घर का मलबा साफ करा दूंगी। वो बोली, एक ना एक दिन वहाँ फिर अपना घर बनाऊंगी। बना तो कल भी सकती हूँ, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैंने फिर ज़बान खामोशी में कहा, जब इसकी ज़रूरत पैदा होगी तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। वो तुम्हारा नहीं, हमारा घर होगा। उस रात मैं और मोहसिन लाइट ऑफ किए अपने अपने बिस्तर पर खामोश लेटे रहे। हम अपने अपने ख्यालात के जंगल में भटक रहे थे, मगर उसके बावजूद एक दूसरे के साथ थे। मुझे मालूम था कि मोहसिन क्या सोच रहा है और मोहसिन को यह बताना ज़रूरी नहीं था कि मेरे ख्यालात का दायरा किस समत में बह रहा है। सिर्फ एक बार मैंने कहा था, यार सिगरेट ख़त्म हो गए, और मोहसिन ने कहा था, हाँ यार सिगरेट ख़त्म हो गए। हम दोनों एक साथ उठे और बाहर आ गए। इस जब की चांदनी अपना जादू जगा रही थी, मगर मेरा तस्वुर वैरानों में भटक रहा था। मुझे चांदनी एक कब्र के मुरझाए हुए फूलों पर नजर आई। मैंने चांदी को एक जले हुए मकान के खंडर पर रोते देखा।
पलट कर देखने पर मुझे दूसरी मंजिल पर ख्वाबगाह की खिड़की खुली नजर आई। उसके फ्रेम में एक साया राबिया के खदोखाल की खबर दे रहा था। शायद वो भी चांदनी को वहीं देख रही थी और वैसे ही देख रही थी जैसे मैंने देखा था। मैं और मोहसिन मुजमहल और बेहद थके हुए थे और हमारे जिस्म सुकून की नींद मांगते थे, मगर नींद तो जहन के दरीचों से उतरती है और ये दरीचे मुंतशिर ख्यालात की कसरत से बंद थे। अफ्रीका के जंगलों की ज़मीन की तरह जहाँ दरख्तों और शाखों पर बरगो बहार की कसरत सूरज की एक किरण को भी राह नहीं देती। हम रेलवे स्टेशन तक गए, चाय के 2 कप पी कर भी पंजों पर बैठे रहे और फिर सिगरेट के पैकेट खरीद के लौट आए। मेरी आंख लगी तो दूर से सुबह की आज़ान की आवाज़ आ रही थी। फिर एक लम्हे के 2 हिस्से हो गए। पहले हिस्से में फौजिया ने मेरे सामने आके कहा, सिकंदर क्या ये सच है कि तुम राबिया को चाहने लगे हो? दूसरे हिस्से में फौजिया की जगह राबिया आ गई। आखिर तुम कब तक झूठ बोलते रहोगे और भागते रहोगे? आगे तो रास्ते भी बंद है। और मुअज्जिन ने कहा, रास्ते बंद नहीं है, आओ भलाई की तरफ, आओ आओ भलाई की तरफ, सच्चाई की तरफ, उस रहमत की तरफ जिसके दरवाजे खुले रहते हैं। उठ बैठा, वुजू करके किबला रू हो गया। उस रोज़ नमाज के इजाज़े मसीहाई ने मुझे वो सुकून दिया जिसका मैं तालिब था और जो मुझे कोई भी नहीं दे सकता था, ख्वाह उसके इख्तियार में तमाम दुनियावी वसाइल होते। 10:30 बजे मैं रीगल के स्टॉप पर उतरा तो जिंदगी की हर रौनक और तमाम गहमा गहमी उरूज पर थी। गुजरे हुए दिन और यादें रफ्तगां का ख्याल किसी की राह में खाइल ना था और मैंने भी सड़क अबूर की तो मैं सिर्फ गुलाम अली के बारे में सोच रहा था। गार्डिनिया के शफाफ शीशों वाले दरवाजे पर अभी तक प्लास्टिक की सफ़ेद तख्ती आवेज़ा थी जिस पर सुर्ख रूफ से क्लोज लिखा हुआ था। इस म्यार के रेस्टोरेंट 11:30 बजे तक ही खुलते हैं। मैं एक बुक स्टॉल पर किताबें देखता रहा। 10 मिनट बाद मैंने हर अखबार की एक एक कापी तलब की तो दुकानदार ने मुझे गौर से देखा और ज़ेरे लब मुस्कुराया। मैं परवाह किए बगैर मुखालिफ समत के बस स्टॉप पर मर्दाना हिस्से की बेंच पर जा बैठा। तमाम अखबारात शहर की मशहूर वकील के मकान में धमाकों और आतिश ज़दगी का जिक्र कर रहे थे। तस्वीर शाये की थी और हालात के पुरस्रार होने पर तबसरा किया गया था, क्योंकि ये सब कुछ वकील राबिया कारी की वालदा का जनाजा उठते ही हो गया था और इत्तफाक से वो खुद घर से जा चुकी थी। अखबार में राबिया की तस्वीर थी। जामन रिजवी साहब की तस्वीर भी एक अखबार ने अलग छापी थी कि उन्होंने तफ्तीश के मौके पर निगरानी की और मिस राबिया कारी सरेदस्त उन्हीं के साथ क़याम पसीर हैं। मज़ीद 10 तस्वीरें 3 सूख्ता लाशों की थी जो मलबे से बरामद हुई थी और पहचाने जाने के काबिल नहीं रही थी। गोलियां चलने का जिक्र कहीं नहीं था और ये गालिबन रिजवी साहब की ज़ाती कोशिश के तफ़ैल मुमकिन हुआ था। अखबारात ने उसे बेज़मीर लोगों की इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया था और हुकूमत से सख्त और फौरी इक़दामात का मुतालबा किया था। सिर्फ एक अखबार ने राबिया कारी एडवोकेट की कार के चोरी होने की खबर के साथ कार की तस्वीर भी छाप दी थी और कियास आराई की बुनियाद पर कार में मिलने वाले खून के निशानात को उस लाश से मंसूब कर दिया था जो पुलिस को उसी सड़क पर 2 मील दूर मिली थी। रिपोर्टर ने ख्याल जाहिर किया था कि हमलावर भागते वक्त गाड़ी भी ले गए और किसी आपस के इख्तलाफ के बायस उन्होंने अपने ही एक साथी को भी कत्ल करके फेंक दिया था। सिर्फ एक अखबार ने उस बंगले की तस्वीर छापी थी जिसमें एक चोरी की सफ़ेद टोयोटा में आने वाले एक सुर्ख फॉक्स वैगन का ताकुब करते हुए पहुंचे थे, लेकिन कार छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए थे। जब मैंने अखबार समेटे तो 11:10 हो चुके थे। गार्डिनिया के बंद दरवाज़ों पर वही तख्ती पलट दी गई थी और अब ओपन के अल्फाज खुश आमदीद कह रहे थे। मैंने अखबार वहीं छोड़ा और रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया जहाँ अंधेरे उजाले का नरम इम्तजाज बड़ा सुकून बख्श था। हर मेज़ खाली थी और मैं अंदर कदम रखने वाला पहला शख्स था। मुझ पर कुछ मायूसी हुई। मेरा ख्याल था गुलाम अली मुझे इंतज़ार करता मिलेगा, मगर वक्त की पाबंदी ना करना हमारी कौम की आदत है। खुद मैं भी 10 मिनट देर से पहुंचा था। गुलाम अली को आधे घंटे की देर भी हो सकती थी। मैंने चाय के एक कप ख़त्म किया और सिगरेट चलाई तो 11:30 में 5 मिनट कम थे। मेरी नज़र शीशों से गुजर के माल रोड की ट्रैफिक पर चली गई और अचानक मैंने गुलाम अली को देखा। वो सड़क पार करने के लिए एक बस के गुजर जाने का इंतजार कर रहा था। उसकी बगल में जर्द रंग का जिप वाला बैग था जिसे उसने मजबूती से पकड़ रखा था। उसने आधी सड़क अबूर की और एक कार को गुजर जाने का मौका देने के लिए रुक गया। फिर मेरी नज़रों के सामने उस कार ने यकलख्त रुख बदला और गुलाम अली को खबर तक न हुई। कार ने उसे टक्कर मार के उछाला। वो मुज़ीका खेज तरीके से ऊपर गया और फिर सड़क पर गिरा। कार पलक झपकने में उसके ऊपर से गुजर गई। मैंने जेब से एक नोट निकाल के रखा और बाहर भागा।
मैंने ये भी नहीं देखा कि वो 10 का नोट था या 100 का। मेरे पहुंचने से पहले गुलाम अली के गिर्द मजमा इकट्ठा हो गया था, लेकिन वो कार गायब हो चुकी थी। इधर उधर से दौड़कर आने वाले बेबसी से खाको खून में गलतां उस टूटे फूटे बदनुमा गोश्त के फड़कते हुए ढेर को देख रहे थे, जो अभी चंद लम्हे पहले उन्हीं की तरह 100% जीता जागता आदमी था। मगर उसे कभी खबर ना थी कि इन खूबसूरत चमकती दमकती कीमती कारों में से एक फरिश्ता अजल का धोखा देने वाला रूप है। बहुत इतनी मक्कार और बदसूरत होती है। वो खुद को और उन बहुत सी कारों को देख रहे थे जो अब भी बच बच के गुजरती जा रही थी। ये कौन सोच सकता है कि आदमी की कातिल कार हो सकती है? शमशीरो सना, खंजर, बाले, बम, बंदूक, जहर या खून, आशाम दरिंदों से तो मौत का तस्वुर भरता है, मगर कार जिसमें खुश नसीब, खुशपोश और खुशबाश लोग खूबसूरत लड़कियों के साथ फिरते हैं और जिसे खरीदने के लिए हज़ारों लाखों रुपए जमा करने पड़ते हैं, जायज़ व नाजायज़ ज़राए का ख्याल किए बगैर, और जिससे आदमी को इज्जत और ख़ुद पर गुरूर की मुसरत मिलती है। इस कार में और दिल में पेवूस सो जाने वाले खंजर में और सर को पाश पाश कर देने वाली गोली में कोई फ़र्क नहीं है। कुछ लोग इसे हादसा कह रहे थे, जिसे हर रोज़ हर गाड़ी से मंजिल तक पहुंचने वाले हज़ारों मुसाफिरों में से एक इसी गाड़ी के नीचे आ जाए या कोई उसी बिजली के झटके से हलाक हो जाए जो ऑपरेशन थिएटर में जान बचाने वालों के लिए चिराग रोशन रखती है। कुछ लोगों ने उसे सड़क पार करने की कोशिश करते भी देखा था और उनका ख्याल था कि गुलाम अली ने जल्दी की, चुनाचे मरने की गलती की। हालांकि आदमी मरने में उस वक्त तक जल्दी नहीं करता जब तक कि उसका ख्याल खुदकशी का ना हो, ख्याल ही नहीं अज़म मुसम्मम ना हो। बाकी लोग ये भूले हुए थे कि बिलाखिर पहले से तयशुदा वक्त पर सबको ऐसी अचानक नाजिल हो के रास्ता रोक लेने वाले लम्हे के सामने ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म करना है, जो कहीं भी आ सकता है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आदमी मुंतज़िर है या नहीं है और बिस्तर पर लेटा मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहा है, ये सड़क पर चल रहा है। इस मजमे में शायद मेरे सिवा कोई नहीं था जिसको यकीन हो कि गलती किसी की नहीं थी। गुलाम अली ने वो कार देख ली थी और रुक गया था। कार वाले ने गुलाम अली को देख लिया था और उसके ऊपर से गुजर गया था। दोनों ने वही किया जो उनको करना था। मेरे पहुंचने तक सड़क के बस में 20-25 अफराद जमा हो चुके थे। मोटरसाइकिलों पर गुजरने वाले गर्दन बिठा के जरा सी देर के लिए पाँव टिका के रुकते थे और चले जाते थे। सड़क पर लोगों का मरना मामूली है। किसे फुर्सत है कि गमज़दा हो या गम गुसारी और ताज़ियत करता फिरे, मगफरत की दुआ मांगने या लवाकिन के लिए सब्र जमील। आदमी का आदमी से रिश्ता एक नजरियाती बात है। ऑफिस वक्त पर पहुंचने की ज़रूरत एक अमली हकीकत है। मैंने एक सार्जेंट को देखा जो ट्रैफिक में पड़ने वाले खलल से परेशान था और लोगों को डांट डपट के भगा देना चाहता था। चलो दफा हो जाओ, कोई तमाशा हो रहा है यहाँ, उसने गर्ज कर कहा। तमाशा तो था, मगर खुदा समझे इन पुलिस वालों से जो ना जीने देते हैं ना मरने देते हैं। मरने का तमाशा तक मुफ्त में नहीं देखने देते। पछपा होने वालों में एक दुबला पतला नौजवान भी था जिसकी नाक तोते की तरह थी। उसकी बगल में मुझे जर्द रैक्सीन का जिप वाला बैग नजर आया। मैंने उसे गौर से देखा और एक लम्हे के लिए हमारी निगाहें मिली। उसकी आंखों में खौफ था और वो नामालूम तरीके पर मजमे से अलग होने की कोशिश कर रहा था। मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं उसकी तरफ बढ़ा तो वो बस स्टॉप की तरफ चलने लगा। मैंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। वो तकरीबन दौड़ने लगा। उसकी निगाहें किसी रिक्शा या टैक्सी की तलाश कर रही थी। मैं उसके पीछे दौड़ा तो वो बेतहाशा भागा। मुझसे 20 कदम आगे होने का फ़ायदा ये हुआ कि वो एक बस में चढ़ गया जो रवाना होने के बाद रफ्तार पकड़ चुकी थी। मैंने बेबसी से इधर उधर देखा, कोई मुझे लिफ्ट देने को भी तैयार ना था। फिर एक मोटरसाइकिल वाले ने रफ्तार कम की। कहाँ तक जाना है, उसने कहा। उसकी मोटरसाइकिल बहुत पुराने मॉडल की थी। बस जमजमा तक पहुंचा दे, मेरी बस निकल गई है, मैंने कहा। जवाब देने से पहले पीछे बैठते हुए कहा, टार्लिंगटन मार्केट के स्टॉप तक पहुंचा सकता हूं, वो बोला। और मोटरसाइकिल ने 2 अफराद का बोझ उठा के दौड़ना शुरू किया तो मुझे उसकी रफ्तार से मायूसी हुई। लेकिन टार्लिंगटन मार्केट से पहले उस बस को कम से कम 2 जगह रुकना पड़ा, जबकि मेरी फ्लाइट नॉन स्टॉप थी। जीपीओ के स्टॉप पर मोटरसाइकिल और बस साथ साथ पहुंचे थे। फिर बस पीछे रह गई और मैंने सर घुमा के देखा। उतरने वालों में वो शख्स नहीं था। यूनिवर्सिटी के सामने टार्लिंगटन मार्केट के बस स्टॉप पर मैं पहले पहुंचा और जब एक हुजूम बस पर हमलावर हुआ तो मैंने अदब आदाब को बालाई ताक रखकर बाजोरे बाजू जगह बनाई और दरवाजे के करीब खड़े रहने की जगह बनाने में कामयाब हो गया। बस को समन आबाद तक जाना था, चुनाचे मैंने आखिरी स्टॉप का टिकट लेकर उस शख्स को तलाश करने की कोशिश की। पंजों के बल ऊंचा होकर देखने से भी मेरे लिए सबके सरों पर से आखिरी सीट तक हर चेहरा देखना मुश्किल साबित हुआ। नतीजे के लोग मुखालिफ समत में यानी उधर ही मुंह किए खड़े थे इधर बस जा रही थी। स्टॉप गुजरते गए। मैंने ऊपर से आने वालों पर भी निगाह रखी और उस गोल अज्जे की तरह बने हुए आईने में भी झांका जिससे ऊपर की मंजिल की हर सीट दिखाई देती थी। मैं कुछ मायूस होने लगा था कि वो अचानक ऊपर से नीचे आया और मैं दुबक कर पीछे हो गया कि उसकी नज़र मुझ पर ना पड़े। वो अगले स्टॉप पर उतरने की तैयारी कर रहा था और मुतमईन
मुतमईन था कि मुझे पीछे छोड़ आया है। यह ख्याल उसे जरूर होगा कि मैं रिक्शा या टैक्सी लेकर ताकुब कर सकता हूँ, चुनाचे वो मोहतात था। उसने बस के रुकने से पहले ही छलांग लगा दी और मैं वक्त पर दो पहलवान टाइप अफराद के दरमियान फंस गया जो मेरी राह में चट्टान की तरह खड़े थे और हिलने पर आमादा न थे। मैंने गोता मार के उन फरबे बदन की दीवार को शक किया, दोनों तरफ कूनी मार के मजीद गुंजाइश पैदा की। एक पहलवान ने हुंकार कर कहा, अरे कौन है तू सूर के तुखम? और दूसरे ने कहा, खैर हुए पहलवान जी, और मुझे दबोचने की फजूल सी कोशिश की। एक मुननी नौजवान को धकेल कर मैंने दरवाजे में से छलांग लगाई तो बस काफी आगे जा चुकी थी। साला जेब कतरा, मुननी नौजवान ने कहा। मेरे उतरने का अंदाज वाकई जेब कतरों जैसा था। मैं सड़क पर गिरा और कलाबाजी खा के खड़ा हो गया। जर्द बैग वाला 50 कदम पीछे मुखालिफ समत में जा रहा था। अचानक उसने पलट कर देखा और मुझ पर नजर पड़ते ही भागा। यह रिहायशी इलाका था जहाँ ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। एक गली में 100 गज की दौड़ लगाने के बाद दरमियानी फासला अदा हो गया था कि वो घूम गया। मैं उसी मोड़ तक पहुंचा तो वो यूं गायब हो गया था जैसे हवा में तहलील हो चुका हो। साफ जाहिर था कि वो किसी घर में घुस गया है। 1 मिनट के फर्क से वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, लेकिन मेरे लिए शुरू के घरों का दरवाजा बजा के पूछना भी नामुमकिन था कि यहाँ कोई जर्द बैग वाला आया है। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं गली के मोड़ पर जिस मकान के सामने खड़ा हूँ वो मुकफ्फल है और गैर आबाद लगता है। गली में एक तरफ से 2 बच्चे खेल रहे थे, दूसरी तरफ एक सब्जी वाला अपनी रेडी को धकेलता अपनी आमद का ऐलान करता जा रहा था। उसका मुंह दूसरी तरफ था, लेकिन किसी भी दरवाजे से कोई औरत सब्जी खरीदने निकल सकती थी। मैंने खुदा पर भरोसा रखते हुए ऊपर से नीचे आने वाले जंक खूरदा लोहे के पाइप को देखा और 2 मिनट बाद छत पर जा पहुंचा। नीचे गली में सब्जी वाले को 2 औरतों ने घेर लिया था, मगर उनकी तवज्जो आलू बैंगन वगैरह की तरफ थी। इर्द गिर्द छतों पर कपड़े सूख रहे थे। मैंने फौरन कोने की 3 दीवारों के हिसार में बना ली जो बैतल खला था और लाहौर के अक्सर पुराने मकानों की तरह छत पर ओपन एयर बनाया गया था। गली की तरफ की दीवार के एक मुख से मैंने जर्द बैग वाले को सर निकाल के झांकते देखा। वो 2 घरों के दरमियान वाकई छोटी सी मस्जिद में घुस गया था। अब उसके हैरान होने की बारी थी कि ताकुब करने वाला यकलख्त छल्लावा बन के कहाँ गायब हो गया। मैं दिलचस्पी से उसका मुशाहिदा करता रहा। चंद मिनट बाद जब उसे यकीन आने लगा कि मैं वापस जा चुका हूँ तो वो मस्जिद के मेहराबी दरवाजे की पनाह से निकला। मैंने मौके का ख्याल किए बगैर फिर पाइप की मदद से लैंड किया। चढ़ने की निस्बतन उतरने का अमल बहुत आसान था। किसी ने चिल्लाकर मुझसे कुछ कहा, मगर मैं फिर जर्द बैग वाले के पीछे दौड़ा और इस रेस में दखल अंदाज होने की कोशिश सबसे पहले सब्जी वाले ने की, लेकिन आगे वाला भला का फुर्तीला था। सब्जी वाला एक धक्के में नीचे गिरा। ज्यादा मुश्तिल हो कि उसने रेडी की मदद से बेरा रास्ता भलाक करना चाहा। मजबूरन मुझे रेडी उलट के रास्ता बनाना पड़ा। वो चीख पुकार करता हुआ 1-2 कदम दौड़ा, फिर रुक गया। वो रेस में शरीक होकर नाकाम वापस लौटता तो तमाम घरेलू खवातीन सेल्फ सर्विस करके एक दिन की बाजी मुफ्त पकाने के लिए ले जाती। वो एक बगली सड़क पर तुलू हुआ और मैंने 1 फरलांग तक उसका पीछा किया। उसका स्टेमिना भी कमाल का था कि 1 मील से ज्यादा दौड़ लेने के बावजूद थकन से उसकी रफ्तार में कमी नहीं आई थी, मगर मेरा सांस फूलने लगा था। बगली सड़क एक और सड़क से जा मिली जो कुछ बड़ी थी और फिर एक दिलचस्प इत्तफाक हुआ। वो शख्स एक मोटरसाइकिल से बचने की कोशिश में खंबे से टकराया और गिर गया। मोटरसाइकिल दूसरी जंग अजीम के जमाने की ट्रायम्फ मिलिट्री मॉडल थी और उसे एक पुलिस वाला चला रहा था, जिसने मोटरसाइकिल रोक के मशकूक तौर पर फरार होने वाले को रोक लिया। मैंने गौर से देखा तो पुलिस मैन खशमत खान था। थाने से बाहर गैर मामूली हालात में मेरी उससे ये दूसरी मुलाकात थी। अब वो जर्द बैग वाले नौजवान से कुछ पूछ रहा था और उसका जर्द बैग हाथ में ले चुका था। जर्द बैग वाले ने मेरी तरफ देखा तो मैंने होंठों पर उंगली रख के उसे खामोश रहने का इशारा किया। वो सख्त तदब्जुब में पड़ गया। उसके लिए आगे खाई पीछे खंदक वाला मसला था। फिर शायद पुलिस को बड़ी मुसीबत समझते हुए उसने मुझसे निमटने को तरजीह दी। मेरे इशारे का मतलब कुछ यही निकलता था कि इंस्पेक्टर को कुछ मालूम ना होने पाए और इससे यह नतीजा भी अखज़ किया जा सकता था कि मैं उसे पुलिस से निजात दिलाने के मूड में हूँ। वो हम दोनों का मुश्तरका दुश्मन था और हमारा वक्ती इत्तेहाद उसका मुकाबला करने के लिए ज़रूरी था कि अगर वो उल्टा मतलब निकालता और ताउन ना करता तो मुझे कोई नुकसान ना होता। मैं पास जाके कहता, हेलो अशमत खान भाई, खूब मिले, क्या हाल है? अशमत खान सौदा करने वाला आदमी था। उसे बैग का सौदा किया जा सकता था और उस चोर को बंद करने का भी। जब मैंने अशमत खान को पीछे से दबोचा और उसको कनपटी पर हाथ मार के बेसुध कर दिया तो उसे बिल्कुल खबर ना हुई कि हमलावर कौन था। बैग काबू में करके मैंने उस नौजवान की तरफ देखा, बैठो मेरे साथ वरना दोनों पकड़े जाएंगे, मैंने चिल्ला कर कहा और अशमत खान की मोटरसाइकिल पर जा बैठा जिसका इंजन चल रहा था। नौजवान खौफजदा और हक्का बक्का खड़ा था और गली में पड़े हुए अशमत खान के ढेर को घूर रहा था।
दूसरी तरफ से दो आदमी हल्लड़ मचाते आ रहे थे। पागल के बच्चे, मुझे भी बर्बाद हो गए। मैंने मोटरसाइकिल को गियर में डाला और नौजवान दौड़कर पीछे बैठ गया। इस अजीब अल खलकत मोटरसाइकिल को संभालना और चलाना आसान नहीं था, मगर मैंने इसे जान हथेली पर रख के यूं चलाया जैसे बाजीगर मौत के गोले में चलाते हैं। समत का ख्याल किए बगैर मैंने उसे दौड़ाना शुरू कर दिया। नौजवान पेशावर नहीं, वरना अब तक वो खंजर पिस्तौल निकाल चुका होता। एक सुनसान जगह मोटरसाइकिल रोककर मैंने उस नौजवान को देखा। तुमने उस पुलिस वाले को कुछ बताया था अपने बारे में? मैंने पूछा। सिर्फ नाम, मगर वो भी गलत था। वो बोला, खुदा के लिए ये बैग मुझे दे दो। खुदा के लिए? मैंने हैरानी से कहा, खुदा को इस बैग की क्या जरूरत है? जिनको जरूरत है उनको खुदा कहना कुफर है। तुम्हें कुछ मालूम है वो कौन लोग हैं और इस बैग में क्या है? मुझे कुछ नहीं मालूम। वो बोला, झूठ बोलोगे तो इससे ज्यादा बुरा असर कर दूंगा। मैंने अहमद खान के हवाले से कहा, एक बार मैं गर्दन भी तोड़ सकता हूँ। वो तो उठकर खड़ा होगा, थोड़ी देर में तुम यहीं पड़े रह जाओगे। मैंने एक दरख्त की खासी मोटी शाख को झुकाया और उस पर हाथ मारा। शाख दरमियान से टूट गई। वो खौफ से कांपने लगा। कसम खुदा की, मैं किसी को नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। मुझे तो एक आदमी ने कहा था कि रीगल के बस स्टॉप पर खड़े रहना 10:30 बजे। वहाँ एक हादसा होगा। जो शख्स हादसे का शिकार होगा उसके पास एक फाइल होगी। फाइल किसी बैग या ब्रीफ केस में भी हो सकती है। तुमको वो फाइल लेकर खिसकना है। कामयाब रहे तो 10,000 रुपए मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? कौन देगा? मैंने कहा, क्या तुम उसी के पास जा रहे थे? मैंने सोचते हुए कहा, नहीं। उसने कहा था कि हम खुद तुम्हारे घर आके फाइल ले लेंगे, मगर मैंने कहा कि मैं घर का पता नहीं बता सकता। वहाँ एक तो मेरा छोटा भाई है जी, उसे पोलियो हो गया था, वो टांगे बेकार हो गई। डॉक्टर ने कहा इलाज से कोई फायदा नहीं, बैद की कुर्सियां बुन लेता है। एक माँ है, मेरी आमदनी से गुजारा नहीं होता। वो रोने के करीब हो गया था। तुम खुद कुछ नहीं करते? मैंने कहा, सुबह अखबार तकसीम करता हूँ जी, उसके बाद कॉलेज जाता हूँ, शाम को ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ। वो बोला, ये 10,000 लेकर तुम क्या करते? मैंने कहा, भाई ने कहा था दुकान ले दो, काम ज्यादा मिलेगा, ज्यादा आमदनी होगी, तुम पढ़ते रहना। वो रोने लगा, अब वो मुझे मार डालेंगे, ये लोग ऐसे ही होते हैं। मैंने बैग की जीप खोली, इसमें कोई फाइल नहीं थी। 60-70 फुल स्केप साइज के सफात की फोटोस्टेट कापियां थी। फौरन मुझे वो तरकीब सूझ गई जिससे कॉलेज में पढ़ने वाले इस नातजुर्बा कार और कम अकल लड़के का मुस्तकबिल और इसकी जिंदगी सब महफूज रहते और हम दोनों के मकासद भी पूरे हो जाते। मैंने उसे फिर मोटरसाइकिल पर बिठाया और 10 मिनट बाद हम एक फोटोस्टेट मशीन शॉप के सामने जा रुके। मैंने तमाम सफात की 2-2 नकलें बनवाई। एक नकल उसी जर्द बैग में रखी जिसके बदले नौजवान को 10,000 मिल सकते थे। अब तुम इत्मीनान से घर जाओ। मैंने कहा, वो खुद तुम्हारे घर आएंगे और ये कागजात ले जाएंगे। तुम्हारे नाम बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तुम्हारे घर का पता मालूम है। उनको हर सवाल का जवाब पूरे एतमाद के साथ नफी में देना है। किसी ने बैग उठाते देखा था? नहीं। गायब होते देखा था? नहीं। कोई ताकुब में आया था? नहीं। तुम्हें कोई पुलिस सार्जेंट नहीं मिला? मैं नहीं मिला। मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई रेस नहीं हुई। सब गोल, बस तुम रीगल से बस पर सवार हुए और घूम फिर के घर आ गए। और तुम कर भी क्या सकते थे? तुमने अपने तौर पर तसल्ली कर ली थी कि कोई भी पीछे नहीं आया है। इस इम्तिहान में पूरे उतरे तो 10,000 मिल जाएंगे किसी परेशानी के बगैर। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो, कुछ नसीबी बार बार साथ नहीं देती है और खुदा एक गलती को जरूर माफ कर देता है, बशर्ते के बंदा सद के दिल से उसका इरादा ना करने का अहद करे। फिर ऐसे किसी मामले में पड़ोगे तो बूढ़ी माँ और माजूर भाई को अपने सहारे से खुद महरूम कर दोगे। तुम मारे ना गए तो जेल जाओगे और वो मारे जाएंगे। मेहनत करते रहोगे तो कामयाबी देर से होगी मगर बाइज्जत होगी और बेखतर होगी। अब जाओ, भाग जाओ।